गुड इवनिंग। और आज जो है मैं एक मूवी के ऊपर मैं चर्चा करूंगा और मूवी का जो रियलिटी के साथ जो रिलेशन है उसके ऊपर मैं बात करूंगा। तो दरअसल मैं आई इन्फेक्शन से पीड़ित हूं और इसलिए मैंने काला चश्मा लगा रखा है। वैसे भी लाइट से बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। तो देखिए, जो सबसे पहले हम लोग देखते हैं तो ये मूवी की बात नहीं करते हैं, रियल बात करेंगे कि ओपेनहाइमर कौन थे। तो ये एक भौतिक साइंटिस्ट थे और इन्होंने परमाणु बम बनाया था, है ना। देखिए, चूँकि ज़्यादातर खोजा जो गया है मूवी के बारे में खोजा गया है, इसलिए मूवी के सीन्स ज़्यादातर यहाँ पे आ रहे हैं। हम लोग जो है ना, मतलब क्या बोले इसको, जो इसको अगर रियल में हम देखें तो न्यूक्लियर बम जो है ना, ये देखिए, ये रहा उसका रियल चीज़, जिसको हम लोग विकीपीडिया के जरिए हम लोग देखेंगे कि ओपेनहाइमर कौन थे और क्या किया था उन्होंने। सबसे पहले देखें तो ओपेनहाइमर जो थे ना, वो एक फिजिसिस्ट थे, यानी कि भौतिक शास्त्री थे, ठीक है। और इनका जन्म जो हुआ था वो जूइश फैमिली में हुआ था, यानी कि वो यहूदी थे। और उन्होंने अमेरिका को दिया एटम बम। वो मैनहट्टन प्रोजेक्ट था जिसमें उन्होंने एटम बम को बनाया था, जिसका इस्तेमाल हुआ वर्ल्ड वार 2 में अगेंस्ट जापान 6 और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पर। 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 एटम बम गिराए गए। अभी देख भी लेंगे, हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो हम उन घटनाओं को भी देख लेंगे, जिसके जरिए अमेरिका ने एक तरीके से जापान की पूरी मिलिट्री की कमर तोड़ दी और जापान को घुटने टेकने पड़े और वो पूरा शहर पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। हम लोग बर्बादी के निशान आज भी देखते हैं। तो ये एक यहूदी थे। मैं हमेशा अपने छात्रों को बोलता हूं कि जो साइंस पढ़ते हैं, हमेशा उनको भी समझाता हूं कि जब भी साइंस को पढ़ें तब कभी ना भूलें कि उसका आर्ट्स के साथ क्या कनेक्शन है। होता यह है कि हम लोग जो अलग अलग आइसोलेटेड वे में जो सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो उसके साथ कनेक्टिविटी नहीं बना पाते और बहुत जल्दी बोर होने लगते हैं। तो ओपेनहाइमर क्या थे? एक भौतिक शास्त्री थे। लेकिन ये देखिए, इनकी तस्वीर है ये। लेकिन इनके बारे में क्या कहा जाता है कि इनको भगवत गीता से बहुत लगाव था। भागवत गीता को पढ़ने के लिए इन्होंने क्या किया था, जो संस्कृत सीखा था। अब इसमें कितनी सच्चाई है कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतना सारा झूठ सच आ जाता है ना मार्केट में कि उसमें सही बात का पता करना बहुत मुश्किल होता है। तो अब ये क्या है ना कि इनकी जो डेथ हुई 1967 में हुई, 62 साल की एज में इनकी डेथ हो गई न्यू जर्सी प्रिंसटन में। और इनकी जो एज हुई थी वो उनका जो जन्म हुआ था अप्रैल 22, 1904 को हुआ था, न्यूयॉर्क सिटी में, यूएस में। अब ये जूइश थे, यहूदी थे, जाहिर से बात है, यहूदी दुनिया में सबसे समझदार लोग माने जाते हैं। मैं नहीं बोल रहा, चूँकि सबसे ज़्यादा जो क्या बोलते हैं नोबेल प्राइज़ वो जीतने वाले परसेंटेज वाइज अपने देश के साइज और बाकी चीज़ों में देखिएगा तो आपको जूइश लोग ही मिलेंगे, यहूदी लोग भी मिलेंगे। उनकी सारी कलाकारी को और उनकी सारी जो ज्ञान है उसको हिटलर समझता था। और कहीं ना कहीं हिटलर है द्वेष करता था यहूदियों से। किस लिए द्वेष करता था इसकी बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन हम लोग उन कहानियों के पीछे नहीं जाएंगे। तो अमेरिका चूँकि अगेंस्ट जर्मनी लड़ रहा था और जर्मनी चूँकि एक दुश्मन मुल्क था, किसका? यहूदियों का। इसलिए सारी यहूदियों ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में अमेरिका का काफ़ी साथ दिया था। ये बेसिक है। अब इसमें समस्या कहाँ आ रही है? देखिए, समस्या ये आई इसमें कि जो गीता के श्लोक मूवी में तब पढ़े गए हैं जब कोई इंटीमेट सीन जो है ना वो चल रहा है, उस समय इन्होंने क्या किया है, वो पढ़ा है वो श्लोक। और ऐसे भी परमाणु बम जो था, परमाणु बम जो था, वो अमेरिका को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं थी। जापान ऐसे ही हार रहा था, बस वो चाह रहा था कि उसकी राजशाही बस बची रहे। लेकिन अमेरिका ने परमाणु बम का इस्तेमाल करके एक तरीके से रसिया का जो बढ़त था उसको रोक दिया था। ये काम उसने किया था। रसिया का जो बढ़त होता कि वो जापान रसिया के इन्फ्लुएंस में चला जाता, उसको उन्होंने रोक दिया था। बस इतना सारा काम किया था। इतने से काम में तो पूरी इतिहास बदल गई। ठीक है, इसमें हम देखते हैं न्यूक्लियर तो मैनहट्टन प्रोजेक्ट से काफ़ी कुछ निकला था। मैनहट्टन प्रोजेक्ट जो हुआ था ना, उसमें ये देखिए एटम बम है कि काफ़ी खतरनाक, फ़ोटो देखने में ही बहुत खतरनाक लगता है। मैं कम ही दिखाऊंगा, 10 सेकंड से ज़्यादा मैं दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि इसकी अपनी
क्या है जो लिमिटेशंस है। हाइड्रोजन बॉम्ब भी आ चुका है। हाइड्रोजन बॉम्ब जो है वो काफ़ी खतरनाक है न्यूक्लियर बॉम्ब से भी। तो मैं बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री लेता हूँ, मैं बीबीसी का पुराना पाठक हूँ, तो हो सकता है कि बीबीसी जो है ना हमें क्या है जो छूट दे दे इसके बारे में, है ना। ये तस्वीरें बीबीसी से ली गई है और आप देख रहे हैं कि उस समय जो न्यूक्लियर जब फ्यूज़न हुआ था तो किस तरह से पूरा शहर जो है, ये हिरोशिमा या नागासाकी दोनों में से कोई एक शहर है, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था। तो हमें भूलना नहीं चाहिए कि दुनिया में ऐसे विध्वंस के हज़ारों हथियार अभी भी पड़े हैं। देखिए ये बर्बादी के चिन्ह हैं। परमाणु बम काफ़ी ऊपर विस्फोट हुआ था, उसको मैं दिखाऊंगा मैं अभी फ़िलहाल। तो उससे ये सब चीज़ें जो है ना वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई थी, ये परमाणु बम। और इसमें सबसे बड़ा हाथ जो था इसको बनाने में ये था ओपेनहाइमर का, जो कि इसके जनक माने जाते हैं परमाणु बम के। इसके अलावा फर्मी वगैरह का भी योगदान था। पूरी टीम लगी हुई थी जो बम बना रही थी। सोचिए कि दुनिया में क्या चलता रहता है, समस्या कहाँ है और निदान कहाँ ढूंढा जाता है। अभी मैं कोशिश करूंगा एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का आप एक सीन देखें, है ना। तो इसको ये काफ़ी अच्छी देखिए, एक ये बर्बादी के चिन्ह अभी मैंने दिखाया आपको, और आप देखिएगा ये एक्सप्लोजन है ना, ये परमाणु बम का विस्फोट है। आप इसको देख रहे हैं, इसको ये बहुत दूर से ली गई तस्वीर थी क्योंकि नज़दीक के जितने लोग थे वो तो गर्मी के कारण पूरे के पूरे उसी समय ख़त्म हो गए, और लाखों लोग जो है वो थोड़ी देर में ही मरे या इसके बाद के प्रभावों से मरे। तो ये सीन हुई थी। अब यहाँ पर क्या है जो कई सारे सवाल उठते हैं। सबसे पहले सवाल उठते हैं कि दो विश्व युद्ध बहुत जल्दी हो गए लेकिन तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ, क्योंकि तीसरा विश्व युद्ध अगर होता तो परमाणु अस्त्रों का बहुत बुरी तरह से इस्तेमाल होता और तब शायद दुनिया नहीं बचती। तो एक तरीके से तीसरे विश्व युद्ध को रोकने में परमाणु अस्त्रों की एक भूमिका कही जा सकती है। और इसके अलावा बहुत सारी थ्योरी है वो भी चली है, जैसे कि एक मैड थ्योरी है। मैड थ्योरी को बोलते हैं म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। इस ट्रीटी का नाम है जो यूएसए और रसिया के बीच में हुई, जिसका नाम है म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, जिसमें उन दोनों को उतने परमाणु हथियार रखने की छूट मिल गई जितने में वो दोनों को तबाह कर सकें। देखिए एक चीज़ और है, मैं हमेशा जो है ना, कई सारे लोग हैं जो हमारे साथ हैं और कई सारे बातचीत करते रहते हैं, तो मैं उनको कई बार बोलता हूँ और कई बार जो है झगड़े की स्थिति आ जाती है कई बार, लेकिन मैं उससे बचने की कोशिश करता हूँ। कई लोग जो कि सरकार जो हथियार खरीदती है उसको लेकर के बड़ा समर्थन करते हैं कि सरकार हथियार खरीद रही है, देश को मजबूत किया जा रहा है। मैं इसको नहीं मानता। रसिया के पास काफ़ी हथियार थे। रसिया जो दरअसल रसिया था यूएसएसआर, उसके पास काफ़ी हथियार थे। हथियार के दम पर वो चाहता तो पूरी दुनिया को झुका सकता था, लेकिन उसकी इकोनॉमी कोलैप्स हो गई, उसकी अर्थव्यवस्था कोलैप्स हो गई और इसके बाद अपने को टूटने से वो बचा नहीं सका। 15 टुकड़ों में टूट गया और आज भी उसकी हालत वैसे ही ख़राब है। तो सिर्फ कोड़ी गपशप से काम नहीं होता, जो रियल प्रॉब्लम है उस पर ध्यान देना चाहिए किसी भी देश को। रहा ओपेनहाइमर की कहानी, तो ओपेनहाइमर की कहानी में मैंने आपको बताया है कि भारत के साथ उसका इतना ही कनेक्शन है कि वो भागवत गीता को वो पढ़ता था और उसने शायद संस्कृत सीखी थी भागवत गीता को पढ़ने के लिए। वो अपने मन का बोझ हल्का करना चाहता था। आप जानते हैं कि भारत में भी बहुत सारे जो गलत काम किए जाते हैं वो धर्म की आड़ में ही किए जाते हैं। सारे पाप कर दिया, गंगा में जाकर डुबकी लगा दी, तो भाई कौन सा साइंस है कि गंगा में डुबकी लगा दिया तो पाप धुल गए? भाई ऐसा विज्ञान तो पहले कभी नहीं किसी ने सुना नहीं, सिर्फ भारत में ये टेक्नोलॉजी है। उसी तरह भगवत गीता में क्या है, किसी को जान से मार, सारे अपराधी वही पढ़ेंगे, ठीक है, कि ना कोई मरता है ना कोई मारता है, मैं तो बस वही काम है जो पूरा कर रहा हूँ वगैरह वगैरह, जो भी है ईश्वर का। तो कितना भी अच्छा चीज़ हो उसकी आड़ में गलत काम किए जा सकते हैं। ओपेनहाइमर से संबंधित और कई सारी बातचीत है, वो हम लोग कभी आराम से फुर्सत में करेंगे और सब डिटेल से मैं जानकारी दूंगा। अभी इतना ही रहने देते हैं कि एक मूवी बनी है जो सच्ची घटना पर आधारित खुद को बताती है, लेकिन दरअसल वो है नहीं सच्ची घटना पर आधारित, उसमें काफ़ी सारा फिक्शन को मिक्स कर दिया गया है।